हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री क्लास 10th जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज इस पूरे चैप्टर को जो है बहुत अच्छे से समझेंगे। इससे पूरे हमारे विकल्प, अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे जो भी इससे बनते हैं। तो इसको जो है समझते हैं और पूरा जो है बने रहें। देखिए, दिया हुआ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद के अगर मतलब की बात करें कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, तो राष्ट्रवाद एक सामाजिक चेतना है जो एक विशेष भूभाग में रहने वाले लोगों में विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों में जागृत होती है। राष्ट्रवाद जो है एक सामूहिक चेतना का मतलब एक ऐसा विचार है जो वहाँ के जो एक स्थान पर रहने वाले लोगों के मन में जागता है। राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम जागता है लोगों का, राष्ट्र के प्रति अच्छी भावनाएं जागृत होती हैं, स्वतंत्रता की भावना जागृत होती हैं। तो वो राष्ट्रवाद जो है एक सामूहिक चेतना है जो एक विशेष भूभाग में यानी किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों में जब कोई जो है ऐसी स्थिति हो जाती है उस क्षेत्र में, जब लोग अपने आप को जो है आज़ाद कराना चाहते हैं, स्वतंत्र से रहना चाहते हैं, तब ऐसी परिस्थितियों में जो है ये राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागृत होती है। बात करें हम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, क्योंकि ये क्रांति, यही क्वेश्चन पहली बार तो एक क्वेश्चन सीधा बन जाता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। तो देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद आखिर क्यों हुआ, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे, जैसे कि नंबर 1 पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन, दूसरा है व्यापारिक पुनरुत्थान एवं भौगोलिक खोजें, तीसरा अमेरिकी क्रांति, चौथा है नए मध्यम वर्ग का उदय, पांचवा उदारवादी विचारधारा का प्रसार, क्रांतिकारियों का उदय, फ्रांसीसी क्रांति, रूढ़िवाद की नई भावना और वियना की संधि। अब हम एक बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन की अगर बात करें तो पुनर्जागरण का मतलब होता है कि पुनः जागृत हो जाना यानी, और धर्म सुधार आंदोलन। तो यूरोप में राष्ट्रवाद उदय होने का ये भी एक प्रमुख कारण था कि पुनर्जागरण शुरू हो गया था। लोग जो है पोप और जो है जो पुराने राजशाही थे उनके खिलाफ जो है लोग जागृत होने लगे थे, और उनकी जो धर्म सुधार आंदोलनों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जो भी धार्मिक लोग थे या ऐसे लोग थे जो इन जो है लोगों को जागृत कर रहे थे राष्ट्रवाद के खिलाफ, पुरानी रूढ़ियों के खिलाफ, तो इन सब की वजह से जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा और जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होने लगा। तो इस तरीके से धर्म सुधार आंदोलन जो है चलने लगे थे। लोग धार्मिक जो है, जैसे कि बहुत सारे धार्मिक लोग थे उस समय जो धर्म यानी पोप के खिलाफ और जो है रोमन कैथोलिक चर्चों के खिलाफ जो है, जो कि निरंकुश थे, राजशाही निरंकुश था, ये तरह तरह के उन पर जो है कर लगाते थे। उनसे जो है काफ़ी उन्हें जो स्वतंत्रता नहीं देती थी, महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखा जाता था। तो इसलिए बहुत सारे धर्म सुधार आंदोलन चालू हो गए थे, जिसके कारण से भी राष्ट्रवाद का उदय होने लगा था। अगली बात करें हम व्यापारिक पुनरुत्थान एवं भौगोलिक खोजें, इनका भी बहुत बड़ा यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। व्यापारिक पुनरुत्थान एवं भौगोलिक खोजों की बात करें तो व्यापारिक पुनरुत्थान और भौगोलिक खोजें, लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करने लगे, जिससे जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। एक देश से दूसरे देश में यात्रा करने से उनके आचार विचार बदले, तरह तरह की उनको जानकारियाँ उपलब्ध होने लगीं और एक दूसरे से सीखने लगे। इस कारण से भी विचारों का आदान प्रदान हुआ तब, और इसमें जो है यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में भी एक प्रमुख कारण बना, क्योंकि जब लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू किया तो उनके विचारों में परिवर्तन होने लगा, उनके जागृत होने लगे। इस तरीके से जो है उनमें काफ़ी प्रभाव पड़ा। आगे बात करते हैं हम अमेरिकी क्रांति के बारे में। अमेरिका की क्रांति की बात करें तो 1776 ईस्वी में जो है अमेरिका की 13 बस्तियों ने जो है इंग्लैंड के विरुद्ध जो है विद्रोह घोषित कर दिया। अब इस विद्रोह में ये हुआ कि ये विद्रोह जो है काफ़ी समय तक चलता रहा। इसके वजह से जो है वहाँ चलने रहने की वजह से उनको जो है पीछे हटना पड़ा, और उनकी थोड़ा सा विजय की वजह से अमेरिकी बस्तियों की इस शानदार विजय के कारण जो है राष्ट्रीय एकता में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया। तो ये भी एक कारण था, अमेरिकी क्रांति भी थी। अगला आता है नए मध्यम वर्ग का उदय। तो नए मध्यम वर्ग के उदय के कारण ये थे कि जो है पोप और चर्च के लोग जो है
जो बहुत ही निरंकुश करते थे। इन पर जो है तरह तरह के जो है कर लगाए जा रहे थे, महिलाओं को अधिकार से वंचित रखा जा रहा था, समक्ष विधि के समक्ष समानता के अधिकार नहीं प्रदान किए जा रहे थे। इस वजह से नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ और वो जो है पोप के निरंकुश शासनों से मुक्ति पाना चाहते थे। इस कारण से भी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण बन गया। अगला बात करें उदारवादी विचारधारा का प्रसार होना। जब लोग आपस में एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, लोगों के विचार आदान प्रदान होने लगे और जो भी सामाजिक धार्मिक आंदोलनों को प्रेरित कर रहे थे, उनके उदारवादी विचारों से जो है लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला और इन विचारों की वजह से भी लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गई। क्रांतिकारियों का उदय, इन सभी अत्याचारों से जो है क्रांतिकारियों का भी उदय हुआ। बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जो है जिन्होंने जो है इस राष्ट्रवाद को आगे जागृत रखने में बहुत सारी मदद की। तो जो बहुत सारे क्रांतिकारी थे उन्होंने जो है लोगों को जागृत किया। वो सभी चाहते थे कि इसमें जो है हम इस पुराने जो रूढ़िवादी निरंकुश अत्याचारी शासन चला आ रहा है, इससे हमको मुक्ति मिल जाए। तो बहुत सारे क्रांतिकारी रूसो, वॉल्टेयर हैं, इस तरीके से मैजनी हैं और बहुत सारे और भी ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने जो है जो रोम के पोप है उसके विरुद्ध जो लोगों को जो है समझाना शुरू किया। तो ऐसे क्रांतिकारियों की वजह से भी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बने। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ये एक विश्व की महानतम घटना थी। इसमें जो है उसमें चली आ रही फ्रांस में बहुत सारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा में बड़े बदलाव किया, जिस कारण से देश में असंतोष तथा अराजकता का वातावरण फैला हुआ था, जो सी ग्रीक क्रांति के रूप में चालू हो गया। और ये क्रांति जो है ऐसी क्रांति थी जिसके बाद अनेक बुराइयों को जो है इसने समाप्त कर दिया। इस क्रांति में यूरोप में राजनीतिक क्रांति के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक क्रांति को भी जन्म लिया। इससे प्रेरित होकर के जो है बहुत सारे देशों जैसे जर्मनी, इटली और पोलैंड जैसे देशों में भी राष्ट्रवाद का विकास शुरू हो गया। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है एक बहुत ही पावरफुल क्रांति मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है इसका, रूढ़िवाद की नई भावना और वियना की संधि क्या है। देखिए, रूढ़िवाद की भावना का मतलब ये होता है कि जो पुराने जो चली आ रही थी व्यवस्था चली आ रही थी, पुरातन व्यवस्था चली आ रही थी, जो पुराने तरीके से जो है लोगों पर जो है कर टैक्स दिए जाते थे, लोगों को जो है प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें विधि के समक्ष समानता के अधिकार प्राप्त नहीं थे। इन सारी चीज़ों को जो है भावनाएं थी, जो इसके वजह से लोगों में जो है नई जागृत भावना हुई। और वियना की संधि ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है काम किया इसमें। अब बात करते हैं नेपोलियन की नागरिक संहिता के बारे में। ये भी एक सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि नेपोलियन की नागरिक संहिता क्या क्या थी। तो नेपोलियन की नागरिक संहिता की बात करें तो नेपोलियन ने जो है फ्रांस में प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत को अपनाया था, जिससे पूरी व्यवस्था कुशल बन सके। तो नेपोलियन जो है फ्रांस में वो चाहता था कि ऐसा प्रशासन हो जिससे जो है पूरी व्यवस्था वहाँ की बदल जाए और एक अच्छी व्यवस्था हो सके और कुशल व्यवस्था हो सके। दूसरा पॉइंट है, नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता लागू की, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। तो नेपोलियन ने जो संहिता लाई थी ये 1804 ईस्वी में लाया और ये नागरिकों के हित की संहिता थी, नागरिकों के लिए अच्छे नियम थे इसमें। इसीलिए जब इसको लागू किया गया तो इसका नाम जो है नेपोलियन संहिता रख दिया गया। अगली बात करें, उसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार चल रहे थे उनको समाप्त कर दिया, जैसे कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, ऐसे उसने जन्म से आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इससे लोग बहुत जो है खुश हुए और नेपोलियन के समर्थन में आ गए। दूसरा अगला है, कानून की समक्ष समानता की स्थापना की तथा संपत्ति प्रशासनिक विभागों के आविष्कार को सुरक्षित किया गया। तो जो समक्ष विधि कानून के समक्ष समानता की स्थापना की गई, यानी सभी स्त्री पुरुष सभी एक दूसरे को समान रखा गया, किसी को एक दूसरे की हीनता से नहीं ग्रसित किया गया, किसी को कमज़ोर साबित नहीं किया गया और संपत्ति जो है प्रशासनिक प्रभावों के आविष्कार को सुरक्षित रख दिया गया। अगला जो है सामंती प्रणाली, भूदासस तो जमींदारी शुल्क को समाप्त कर दिया गया। जो बहुत पहले से सामंती प्रणाली चली आ रही थी उसको समाप्त कर दिया गया। सामंती प्रणाली मतलब बड़े बड़े जो जागीरदार जमींदार थे वो ही उनका जो है भूदासस ये सभी और जमींदारी शुल्क, जो जमींदार शुल्क वसूलते थे कमज़ोर और पिछड़े लोगों से, उसको भी समाप्त कर दिया गया। और अगला यातायात एवं संचार व्यवस्था में भी सुधार किया गया। तो
नेपोलियन ने जो है अपनी संहिता में बहुत सारे नियम परिवर्तन कर दिए, जिससे वहाँ के लोगों को बहुत ही आसानी हुई। इसीलिए इसको नेपोलियन को जो है नेपोलियन की नागरिक संहिता कहा जाता है। अब बात करते हैं इटली के एकीकरण के बारे में। तो इटली का जो राष्ट्रीय एकीकरण हुआ था वो आधुनिक यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी। ये एक बहुत बड़ी घटना थी यूरोप के इतिहास में इटली के एकीकरण से संबंधित। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। ऐसा समय था 19वीं सदी के मध्य में जो है इटली ऐसे छोटे छोटे 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनसे बहुत से केवल एक इतावली राजघराने के अधीन था। जो पूरा जो है केवल एक ही राजघराना था, इतावली। तो इतावली राजघराने के ही पूरा अधीन था उस समय पे ये, और ये छोटे छोटे 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली के एकीकरण में देशभक्तों ने महत्वपूर्ण योगदान निभाई थी। कुछ देशभक्त ऐसे थे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इटली के एकीकरण के लिए। तो सबसे पहले हम एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। तो इटली के एकीकरण में मैजनी का योगदान क्या रहा। मैजनी ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया था इस एकीकरण में। बात करें अगर 1860 के दशक में, तो इटली के एकीकरण के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। यानी जो मैजनी था 1860 में जो इटली के एकीकरण के लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसने प्रचार के लिए एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। इसने जो है मैजनी ने जो है प्रचार प्रसार के लिए जो एक विचार कार्यक्रम बनाया था, इसको प्रचारित करने के लिए, इसको प्रचार करने के लिए एक गुप्त संगठन जो बनाया, गुप्त संगठन नाम यंग इटली बनाया, जो इसका प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार हो गया। 1841 से 1848 ईस्वी में संगठन की सहायता से सिसिली तथा नेपल्स के विद्रोहों को सफल कर दिया गया, और पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई थी। तो जो इसने जो है संगठन बनाया हुआ था, जो 1841 से लेकर 1848 में इस संगठन ने जो है सिसिली तथा नेपल्स के विद्रोहों को सफल बनाने का प्रयास किया। जो सिसिली और नेपल्स में विद्रोह चल रहे थे उनको सफल बनाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, पर इसको जो है पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई थी। आगे हम बात करें काबूल की। काबूल का भी जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अगर काबूल की बात करें तो काबूल एक उच्च शिक्षित फ्रेंच भाषी था। ये एक बहुत ही पढ़ा लिखा और शिक्षित व्यक्ति था, और फ्रेंच भाषा यानी इसको फ्रेंच भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था, यानी फ्रेंच भाषी व्यक्ति था। उसके बाद उसके प्रथम कार्यों में मिशनरियों का विनाश शामिल है। यानी उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है वो ये माना जाता है कि इसने मिशनरियों का विनाश कर दिया था। तो इसलिए काबूल का योगदान ये बहुत उसके प्रथम कार्यों में और प्रमुख कार्यों में इसकी बात आती है, मिशनरियों का विनाश। आगे बात करें, काबूल ने जो है क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर फ्रांस और इंग्लैंड की सहानुभूति प्राप्त की। जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था उस युद्ध में काबूल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए जो इस युद्ध में भाग लेकर जो फ्रांस और इंग्लैंड की सहानुभूति, तो इसमें भाग लेने पर फ्रांस और इंग्लैंड जो है इसे काफ़ी खुश हो गए, इनकी सहानुभूति प्राप्त होगी। और 1858 में नेपोलियन के साथ प्लोम्बियर्स का समझौता भी किया। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका था काबूल का, जो कि 1858 में इसने नेपोलियन के साथ जो है प्लोम्बियर्स का समझौता किया। तो इन सब योगदानों की वजह से इनका महत्वपूर्ण नाम है, इतिहास में नाम अमर है इनका। आगे हम बात करते हैं, गैरीबाल्डी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अगर गैरीबाल्डी की योगदान की बात करें तो 1833 ईस्वी में जो है मैथिनी से मुलाकात करके ये यंग इटली के आंदोलन में शामिल हो गए। जो कि यंग इटली कार्यक्रम चल रहा था, ये मैथिनी से इन्होंने मुलाकात की, और 1833 मुलाकात के बाद ये यंग इटली के आंदोलन में शामिल हो गया। 1834 में पीटमार्च में एक गणतंत्री विद्रोह में भाग लिया, और 1854 में इतावली राज्यों को एकजुट करने में विक्टर एमेनुएल द्वितीय का समर्थन किया। जो इतावली राज्य चल रहे थे, जब 7 राज्यों में बटा हुआ था, और उसका जो पूरा देखभाल इतावली राज्य को सोचा गया था, इतावली राजघराने का था। तो 1834 में जो पीटमार्च में एक गणतंत्री विद्रोह हुआ था उसमें इसने भाग लिया गैरीबाल्डी ने, और 1854 में जो इतावली राज्यों को एकजुट करने में विक्टर एमेनुएल का द्वितीय का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। आगे बात करें, गैरीबाल्डी ने रेड शर्ट्स नाम से प्रसिद्ध स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। जो उस समय रेड शर्ट्स नामक एक जो है स्वयंसेवकों का संघ चल रहा था, जो काम कर रहा था, उसमें इसने भाग लिया और उसका नेतृत्व भी किया इसने। आगे बात करें, दक्षिणी इटली में एपियर्स ऑफ द थाउजेंड्स यानी 1000 लोगों का जो अभियान चल रहा था उसका भी इसने नेतृत्व किया था। तो ये भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण था, जो इसने जो है महत्वपूर्ण काम किया। इस वजह से भी इनका योगदान बहुत जो है महत्वपूर्ण है। तो इनके जो है
योगदानों की वजह से भी काफ़ी प्रभाव पड़े थे। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो नेपोलियन ने नागरिक संहिता लागू की थी 1804 ईस्वी में। नेपोलियन ने जो है अपनी नागरिक संहिता कब लागू की थी? 1804 ईस्वी। ये क्वेश्चन अति लघु और विकल्पों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नेपोलियन की नागरिक संहिता कब आई थी? नेपोलियन की जो नागरिक संहिता आई थी वो 1804 ईस्वी में आई थी। अगला, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में फ्रांस में जो है गणतंत्र की घोषणा कर दी गई थी। बात करें यूरोप में बड़ी आर्थिक मंदी जो है 1830 ईस्वी में आई थी और उस समय यूरोप काफ़ी परेशान हो गया था। तो ये एक बहुत बड़ी मंदी थी 1830 की यूरोप में। नेक्स्ट की बात करें, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया जनवरी 1831 में। तो जो प्रसा का राजा विलियम प्रथम था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट जो है जनवरी 1871 ईस्वी में घोषित किया गया था। नेक्स्ट की बात करें, इंग्लैंड में राजतंत्र की समाप्ति कर दी गई। 1688 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर नियुक्त किया गया 1862 ईस्वी में। तो जो बिस्मार्क था, ऑटो वान बिस्मार्क था, उसको प्रसा का राजा जो है यानी प्रसा का चांसलर नियुक्त किया गया 1862 ईस्वी में।